कल से वहाँ पे बैठे 10 दिन और उसके बाद दोनों बैच अलग कर दे रहे हैं। में इन्फिनिटिव लगा देने से सॉरी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देने से इन्फिनिटिव का निर्माण होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देने से इन्फिनिटिव का निर्माण होता है। हो गया। हिंदी में इसका अर्थ क्रिया के अंत में ना नी ने आता है। हिंदी में इसका अर्थ क्रिया के अंत में ना नी ने आता है। ना नी ने आता है। और एक चीज इसका प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। अभी सिंथेसिस वाला नियम नहीं बता रहे, इन्फिनिटिव के बारे में बता रहे है ना। इन्फिनिटिव क्या होता है? किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दो तो क्या बन जाएगा? और इन्फिनिटी का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में दो स्थानों पर होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हिंदी पढ़ते होंगे तो कई सेंटेंस ऐसे आते हैं जिसमें पहला जो सब्जेक्ट होता है वही क्रिया होता है। जैसे देखो कहा जाए कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना क्या है? इन्फिनिटिव क्रिया है ना। टहलना एक क्रिया हो गई। अब आदमी यह सोचता है कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, कैसे इसको बनाएंगे ना। लेकिन टहलना, अच्छा अभी हमने बताया कि हिंदी में इस क्रिया का अंतिम अक्षर क्या होता है? ना नी। यानी किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसी क्रिया आई है जिसका अंतिम अक्षर ना नी ने है तो उसको इन्फिनिटिव या जिरंड में बदल देना है। अब यहाँ देखो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है। इसको इन्फिनिटिव में बदलेंगे तो हो जाएगा टू वॉक, और जिरंड में बदलेंगे तो हो जाएगा वॉकिंग हो जाएगा। और फिर इसके बाद लगा देंगे इज, लाभदायक का हो जाएगा यूजफुल फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य का हो जाएगा हेल्थ। ये तो इन्फिनिटिव का एक प्रयोग बता रहा है। सिंथेसिस में इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जब सिंथेसिस करने के लिए आएगा आसान होता है, बहुत भारी नहीं होता। एक ही नियम इसमें होता है। देखो सिंथेसिस में इसका प्रयोग कारण और उद्देश्य के लिए किया जाता है ना। दो सेंटेंस आएंगे सिंथेसिस में, जानते ही हो। दो सेंटेंस आएगा ना, सब्जेक्ट वर्ब और यहाँ से दूसरा हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब और इसमें जो एक वर्ब होगा, मान लो यही वर्ब इसका उद्देश्य प्रकट करेगा, इस कार्य का उद्देश्य दूसरा सेंटेंस प्रकट करेगा, माने दूसरा सेंटेंस उद्देश्य देगा ना। तो हमको करना क्या होता है कि जो वर्ब उद्देश्य प्रकट कर रहा है उसके पहले हम टू जोड़ देते हैं और किसी भी फॉर्म में हो इसको B1 में लेकर आएंगे और यहाँ से पूरा हिस्सा उठा करके ऑब्जेक्ट तक, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद लाकर जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा हमारा? देखो ध्यान, इसको सेम रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक। अब यहाँ से हम रखेंगे इन्फिनिटिव यानी 2 प्लस V1 और इसका ऑब्जेक्ट अगर है तो, है ना। तो यह आपका सिंथेसिस हो गया। हेडिंग बना रूल ऑफ सिंथेसिस। हमने कहा कि ही हैड 3 daughters। पहला सेंटेंस हो गया। अब दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि ही गॉट देम मैरिड। दो सेंटेंस। अच्छा बताओ कैसे तुमको नहीं पहचान में आएगा कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, कैसे पहचान में आएगा कि पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे? अर्थ भी बता दे रहे हैं। उनकी he had 3 daughters, उसकी 3 बेटियां थी। he got them married, उसने उनकी शादी की। पार्टिसिपल में दोनों में वर्ब उसने उनकी शादी करवाई कि नहीं? हाँ
पार्टिसिपल में चेंज करना होगा तो दोनों वर्ब रहना चाहिए। मेन वर्ब रहना चाहिए। इसमें मेन वर्ब आया है नहीं, एक में पहला सेंटेंस में नहीं है। पर ये हम नहीं करें कि मेन वर्ब नहीं आएगा, मेन वर्ब भी आएगा, पर उद्देश्य पता चल जाएगा। जैसे देखो इसमें कह रहे हैं कि ही हैड 3 डॉटर, उनकी 3 बेटियां थी। दूसरा में कह रहे हैं कि ही गॉट देम मैरिड, उन्होंने उनकी शादी करवाई। उनका उद्देश्य था, उन्होंने उनकी शादी करवा दी। इसमें वर्ब नहीं है तो हमको क्या करना है, उद्देश्य क्या है, गॉट देम मैरिड। अब इस वर्ब से पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा ना। जब टू लगाएंगे तो टू और गॉट का फर्स्ट फॉर्म गेट, क्या बन गया, टू गेट, इन्फिनिटी बन गया ना। अब इस पूरे हिस्से को उठाओ और इसमें लाकर जोड़ो तो हो जाएगा ही हैड 3 डॉटर्स टू गेट देम मैरिड। यही तो है। उतार, दिक्कत है दोनों में वर्ब होगा तभी तो वो से पहले 2 रख देंगे तो हो जाएगा। हाँ? वो से पहले 2 कहाँ को दिया, कहाँ है बड़ा है ना 18वां 18 पहला सेंटेंस कह रहे हैं कि कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वह ठीक से अच्छी तरीके से परीक्षा की तैयारी नहीं कर सका। दूसरा में कह रहे हैं कि ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, ही हैड नॉट सफिशिएंट। 86 में का पूछा है, हमने के जन्म से पहले का पूछ लिया। अच्छा, जन्म से पहले का पूछा, इसका मतलब जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होंगे तो सिंथेसिस होगा। हम सिंथेसिस जब यहाँ पढ़ाने तब पता चला कि सिंथेसिस भी होता है। इंटर पास कर लिए थे। पास कर लिया, डिक्टेंशन मार्क के साथ पास किया, डिक्टेंशन मार्क के साथ पास किया। आज पता चला हाँ, हमारा नकल तो करवे करते हैं, इसीलिए हम बार बार मना करते हैं कि हमारी नकल मत करना। ऐसे बनेगा। देखो इसमें कह रहा है कि ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वह अच्छी तरीके से परीक्षा की तैयारी नहीं कर सका। और दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। अच्छा, यह तो वैसे ही जानते हो कि इन्फिनिटिव किसके पहले लगता है, तो वर्ब से पहले। इसमें तो कोई वर्ब है ही नहीं है, नहीं है ना। जब इसमें कोई वर्ब है ही नहीं है तो इसमें तो इन्फिनिटिव बदलेगा नहीं, कोई सेंटेंस कोई शब्द बदलेगा किसमें, इसमें, क्योंकि इसमें वर्ब। अब अर्थ निकालो तो ये कहे कि ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं, जिसके कारण क्या हुआ, वो अच्छी तरीके से परीक्षा की तैयारी नहीं कर। उसका उद्देश्य था परीक्षा की तैयारी करना, लेकिन क्या हुआ, उसके पास समय नहीं था। यानी उद्देश्य कौन प्रकट कर रहा है, तो प्रिपेयर, यही वर्ब प्रकट कर रहा है ना। ये हमारा वर्ब है जो उद्देश्य प्रकट कर रहा है। तो इससे पहले क्या जोड़ेंगे, टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, और इस पूरे हिस्से को उठाएंगे और इसके बाद सफिशिएंट टाइम के बाद से ले जाकर के जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, he had not sufficient टाइम टू प्रिपेयर। टाइम, अब यहाँ से जोड़ देंगे, टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। अब यहाँ देखो, यह ध्यान में रखना, एक और तरीका बता दे रहे हैं जबरदस्ती वाला, हालांकि कामयाब होगा, ये नहीं कह रहे कामयाब नहीं होगा। देखो इसमें यह ध्यान रखना कि जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको पहले रखते हैं, लेकिन बाद वाले कार्य के वर्ब को इन्फिनिटिव में बदलते हैं, है ना। जो कार्य बाद में हुआ है, क्योंकि बाद में होने वाला कार्य ही उद्देश्य प्रकट करेगा, पहले होने वाला कार्य कभी उद्देश्य नहीं प्रकट करेगा। अब इसमें देखो, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। पहले पर्याप्त समय नहीं था तभी तो परीक्षा की तैयारी नहीं कर सका। पहले कौन सा काम हुआ है, मैंने पहले क्या था, तो उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को रखा जाएगा, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, फिर इसको इन्फिनिटी में बदलकर जोड़ दिया जाएगा, टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। हो गया। इस प्रकार के सेंटेंस अगर आएंगे तो आपके लिए सबसे आसान है, कुछ बदलना ही नहीं है, खाली इसमें से कुछ शब्दों को भगा देना है, अरे हटा देना है, यहाँ से इसको हटा दो, पहले से इन्फिनिटिव है उस पूरे हिस्से को लाकर इसके ऑब्जेक्ट के बाद जोड़ दो, हो गया तुम्हारा सेंटेंस। कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता हैज अ लार्ज फैमिली, मिस्टर गुप्ता का एक बड़ा परिवार है।
इट इज हिज ड्यूटी, या उनका कर्तव्य है टू सपोर्ट इट, मैंने उनका उन लोगों का सपोर्ट करना इनका कर्तव्य है। पहले से इन्फिनिटिव दिया है, तो इन्फिनिटिव दिया है तो क्यों बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। अगर परिवार बड़ा है तो गुप्ता जी का उद्देश्य क्या है कि उसका सपोर्ट करें, उद्देश्य है ना इसका सपोर्ट करें। तो पहले से इन्फिनिटिव दिया तो फिर कहाँ बदलना है, बदलना है नहीं बदलना, खाली वहां से उठाएंगे टू सपोर्ट इट और फैमिली के बाद लाकर जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा कि मिस्टर गुप्ता है लार्ज फैमिली टू सपोर्ट हैज अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट। बस यही खत्म कर देना, क्योंकि ईट का प्रयोग फैमिली के लिए किया गया है ना, वही खत्म छोड़ना होता है। OWF ऑफ का प्रयोग विभाजन की स्थिति में करते हैं ना। इसलिए कह रहे हैं कि आई वेंट टू द स्टेशन। अच्छा, इसमें कहाँ दिक्कत है, स्टेशन पर जाने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि वो अपनी बहन को, उसका उद्देश्य था बहन को छोड़ना, तो कहाँ दिक्कत है भाई, तू देख रहा है इस टू को देख कर दिक्कत तो नहीं ना है, या इन्फिनिटिव नहीं है क्योंकि नाउन से पहले आया है, या प्रीपोजिशन है। जब नाउन से पहले टू आए तो प्रीपोजिशन है, वर्ब से पहले आए तो इन्फिनिटिव। इस बात को ध्यान में रखिए, क्या हो जाएगा, आई वेंट टू स्टेशन टू सी ऑफ माय यही रहने दो, आई पूरा हिस्सा उठा के यहाँ ला के जोड़ दो। I went to the station to see ऑफ माय सिस्टर। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई। किसी का और एग्जाम्पल है जी, टू पहले से लगाया गया होगा तो फिक्स है कि इन्फिनिटिव से बदलेंगे, और अगर टू पहले से लगाया गया होगा तो वहीं से वह हिस्सा उठा लेंगे, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होगा, टू के बाद जितना शब्द होगा पूरा शब्द ले लेंगे, है ना, और उठाकर पहला जो सेंटेंस होगा उसके ऑब्जेक्ट के बाद ले जाकर के रख देंगे, आपका सिंथेसिस हो जाएगा। इसमें प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट वो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा प्रेजेंट हो, पास्ट हो, परफेक्ट हो, कोई भी हो, इन्फिनिटिव होना चाहिए। यहाँ ऊपर लिखवाया गया कि यूजिंग इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। इन्फिनिटिव का मतलब नगण्य भी होता है, इन्फिनिटिव का ज्यादा कोई है आगे बोलो। तो लिखिएगा आई हैव सम ड्यूटीज, आई मस्ट परफॉर्म देम, आई मस्ट परफॉर्म देम। परफॉर्म दैट, आई हैव सम ड्यूटी टू परफॉर्म। Yes, sir. I have some duty. देयर परफॉर्म दैट। देन है, देम है, देम है। कह रहे कि आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे कुछ कर्तव्य हैं, मेरे कुछ कर्तव्य हैं, आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे उन्हें अवश्य पूरा करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ जो वर्ब, हमारा उद्देश्य क्या है, परफॉर्म देम, जिसका उद्देश्य है कि उसको उन कर्तव्यों को मुझे पूरा करना है। तो यहाँ वर्ब है आई पहले क्या जोड़ देंगे, टू, आई हैव सम। और किसी का या फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वेरी या सो, मैंने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये आएगा वेरी या सो आएगा, इसके बाद एक एडजेक्टिव आएगा ना, एडजेक्टिव आएगा, इसके बाद दैट आ सकता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, कैन नॉट या कुड नॉट आएगा। तो जोड़ रहे हैं कि बता रहे हैं, इन्फिनिटिव में अभी सेंटेंस आता है, दोनों अलग अलग रहे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस पूछता है सिंथेसिस करने के लिए। अगर सिंथेसिस में ऐसा सेंटेंस पूछ दे वेरी या सो का प्रयोग करके फिर दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट, तो समझ जाना कि उसमें इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करना है। इस पे करके बताएगा। हाँ, इस पर क्वेश्चन देगा, हमको कंबाइन करना है इस पर। सब्जेक्ट से हम यही रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वेरी या सो को हटा के क्या कर देंगे, टू, है ना, फिर इसके बाद रख देंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद या दैट सब्जेक्ट और कैन नॉट कुड नॉट, यह सारा हिस्सा क्या होता है, हट जाता है। इसके स्थान पर क्या रखते हैं, टू, और टू के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। इस नियम पर सिंथेसिस करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर सिंथेसिस करने के लिए देगा,
इस नियम पर कोई क्वेश्चन देते जिसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वेरी या सो का प्रयोग हो और उसके बाद एडजेक्टिव हो, फिर दैट हो, सब्जेक्ट हो, कैन नॉट या कुड नॉट हो, फिर V1 और ऑब्जेक्ट हो। जब उसको सिंथेसिस करना है तो समझ जाना कि इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करना है। जब इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है तो यही नियम लगाएंगे। सेम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सेम, जो वेरी को हटा देंगे, क्या लगाएंगे टू, फिर यहाँ एडजेक्टिव रख देंगे, फिर दैट, सब्जेक्ट, कैन नॉट या कुड नॉट, इस पूरे हिस्से पे क्या करना है हटा देना है और इसके स्थान पर क्या रख देना है टू रख देना है, हो जाएगा। और टू के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वेरी या सो, उसके बाद एडजेक्टिव है ना। और दूसरा सेंटेंस जो आएगा उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। दूसरा जो सेंटेंस आएगा उसमें सब्जेक्ट वर्ब और, तो हमको क्या करना होगा जब सिंथेसिस करेंगे, यहाँ ध्यान दो। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद वेरी या सो का प्रयोग किया हो, फिर एक और सेंटेंस दिया हो, ऐसे सेंटेंस को सिंथेसिस करते समय क्या करना है, देखो सब्जेक्ट पहले वाले का सेम रखना है, हेल्पिंग वर्ब भी सेम रखना है, और वेरी या सो को हटा के क्या रख देना है टू रख देना है। टू के बाद रखना है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हमको क्या करना है सब्जेक्ट को हटा देना है, वर्ब को रखना है लेकिन क्या बनाकर V1, और इससे पहले क्या जोड़ देना है टू, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें से सब्जेक्ट को हटा देते हैं, है ना, वर्ब यहाँ लेकर आते हैं और उससे पहले जोड़ देते हैं टू, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट V1 के बाद कि नीता is very poor। पहला सेंटेंस है नीता इज वेरी पुअर, दूसरा है शी कैन नॉट कैरी, देखो अब इसी नियम पर है, कह रहा है कि नीता इज वेरी पुअर, नीता बहुत गरीब है। शी कैन नॉट कैरी हर स्टडी, जो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकती है। जब इसको बनाएंगे देखो सब्जेक्ट पहले वाला सेम रखना है नीता, हेल्पिंग वर्ब भी सेम रखना है, वेरी को हटा के क्या रख देना है पुअर, ठीक। अब यहाँ से सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा हट जाएगा, यानी सब्जेक्ट हट गया, हेल्पिंग वर्ब हट गया, वर्ब क्या है कैरी। तो कैरी से पहले हम क्या जोड़ेंगे टू कैरी कर देंगे, टू कैरी हर, टू कैरी हर स्टडी। मेरे अंकल बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। क्वाइट वही वेरी या क्वाइट मतलब एक ही होता है दोनों का, है ना। क्वाइट दिया है ना, इसको याद कर लेना कि वेरी है चाहे क्वाइट है, क्वाइट वेरी का एक और मीनिंग है। हाँ नहीं, क्वाइट हटा के टू नहीं लगाएंगे, क्वाइट को हटा के टू भी, ठीक। अब यहाँ से ही का नाम हट गया, टू गो फॉर माय अंकल इज टू लीव टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। क्वाइट वेरी का ही एक मीनिंग होता है, वेरी का मतलब भी बहुत होता है और क्वाइट का मतलब भी बहुत। पहला कह रहा है कि वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वो अपने पुत्र को पढ़ाना चाहता था, उन्हें अपने लड़के को पढ़ाना he sent him to America, उसने उसे अमेरिका भेज दिया। तो पहले से हमारे पास इन्फिनेटिव है टू एजुकेट, है ना, टू एजुकेट हिज सन पहले से इन्फिनेटिव है। इसका मतलब कि यहाँ से उठा करके हिस्सा ले जा करके हम कहाँ जोड़ेंगे, इस सेंटेंस में जोड़ेंगे ना। जब जोड़ेंगे तो देखो ही सेंट, अब यहाँ देखो हिम किसके बदले आया है, हिज सन के बदले आया है ना। यहाँ कह रहा है कि उसने उसे अमेरिका भेज दिया, उसे माने किसे, अपने बेटे को। तो हिम के स्थान पर रख देंगे he sent his son to अमेरिका, और फिर यहाँ से जोड़ दो टू एजुकेट, टू he sent his son to अमेरिका टू एजुकेट, उसने अपने पुत्र को, अपने बेटे को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा। दूसरा क्या है, She will see her father। She will see her father,
देखो पहले कानपुर जाएगी फिर अपने पिता को देखेगी, इसको सेम रखो। सी विल, कानपुर जाने का उद्देश्य क्या है इसका? कानपुर और सी से पहले लगा दो, या दोनों खत्म हो गया। सी हर, चलो हेडिंग बना नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट।